नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में एक राहत देने वाली खबर बताऊंगा। खबर बड़ी है, लेकिन पहले ये बता दूं कि आज भी भारत में 1752 नए केसेस आए हैं। 4 शहरों को टोटली सील कर दिया गया है। ऐसी सब खबरें आपके मन में चिंता पैदा करेंगी, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आती भी रहेंगी। लेकिन अगर पिछले 1 महीने को देखें तो आज जो खबर आई वो राहत देने वाली है, अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। और वो खबर यह है कि भारत ने कोरोना कंट्रोल में कर लिया है। हमारे देश में कोरोना के आउटब्रेक पर नियंत्रण पा लिया गया है, बड़ा खतरा टल गया है। आज जब एक्सपर्ट ने जानकारी दी, अपना असेसमेंट बताया, तो समझिए सांस में सांस आई, राहत मिली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर देश में सही वक्त पर लॉकडाउन नहीं किया होता तो कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो सकती थी। अगर हमारे देश में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से न किया होता तो लाशों के ढेर लग सकते थे, क्योंकि जितने वक्त में शुरुआती दौर में कोरोना के केसेस डबल हो रहे थे, वो पैमाना तो 3 दिन का था। आज स्थिति यह है कि कोरोना के केसेस 10 दिन में डबल होते हैं और 2-3 दिन बाद डबलिंग का ये टाइम 14 दिन हो जाएगा। यही अच्छी खबर है। ये फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, साइंटिफिक असेसमेंट है और इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत ने कोरोना वायरस को कम्युनिटी स्प्रेड से रोकने में सफलता पा ली है। शुरू के दिनों में हमारे देश में कम लोग टेस्ट किए जा रहे थे, मरीजों की संख्या कम थी, मरने वालों की संख्या कम थी। इसलिए यह डर था कि जब ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएंगे तो कहीं अचानक ये न पता चले कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने वालों का नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन अब बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और अच्छी खबर यह है कि ज्यादा टेस्ट होने पर भी जो तादाद बढ़ी है वो पहले के अनुपात से, पहले के परसेंटेज से कम है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। अब सवाल यह कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हम बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए कोरोना वायरस कहां कहां फैला हुआ है हमें पता ही नहीं चला। और क्या किसी दिन बम तो नहीं फूट जाएगा? मैंने इस बारे में भी एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि सिर्फ टेस्टिंग अकेला पैमाना नहीं है जिसके आधार पर यह असेसमेंट किया गया है कि हमने वायरस पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया है। कई तरह के पैमाने अप्लाई किए गए। पहला ये, क्या हमारे देश में बुखार, जुकाम, खांसी, न्यूमोनिया के मरीज बड़ी संख्या में डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में पहुंचे? इसका जवाब नहीं में मिला। दूसरा पैमाना यह था, क्या हमारे देश में खांसी, जुकाम, बुखार की दवाइयां ज्यादा मात्रा में बिकने लगी हैं? इसका जवाब भी ना में मिला और इसका पता ड्रग इम्यूनाइजेशन की फिगर से मिला। अगर ये बीमारियां फैल रही होती तो खांसी, जुकाम, बुखार की दवाएं ज्यादा बिकती। एक और पैमाना यह था कि हमारे हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज में चेस्ट इंफेक्शन के, सांस की बीमारी के केसेस तेजी से आए क्या? इसका जवाब भी नहीं में मिला। हमारे हॉस्पिटल्स में तो आईसीयूज खाली पड़े हैं। कोरोना पर यह कंट्रोल 2-4 दिन में नहीं हुआ। यह कोई आज की अभी की खबर नहीं है, इसकी शुरुआत 30 दिन पहले हुई थी। आज जो फिगर सामने आए, जो असेसमेंट सरकार ने दिया, उसे समझने की जरूरत है। 23 मार्च एक क्रूशियल डेट है, जिस दिन हमारे देश में कोरोना के इन्फेक्शन का डायरेक्शन बदला था। जहां कोरोना के केसेस 3 दिन में डबल हो रहे थे, वो 5 दिन बाद की डबलिंग में आ गए। और यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने वक्त रहते बाहर से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदियां लगाई, एयरपोर्ट पर लोगों की चेकिंग शुरू हुई। फाइनली 9 लाख लोगों को सर्वेलांस पर रखा गया। इसका असर हुआ कोरोना पर जंग में मौत, लड़ाई में दूसरा मोड़ आया। 6 अप्रैल को जब लॉकडाउन के असर के पहले संकेत मिले, कोरोना से इन्फेक्ट होने वालों का डबलिंग रेट कम होना शुरू हुआ। पहले 5 दिन हुआ, फिर 7 दिन हुआ और अब 10 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। यह आज की खबर है कि केसेस 10 दिन में डबल हो रहे हैं और 2-4 दिन में यह संख्या बढ़ जाएगी, 14 दिन में होंगे। ये लोगों की कोशिशों का, आपके त्याग का,
सोशल डिस्टेंसिंग का असर था, लेकिन तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम वाकई में कोरोना को फैलने से, कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में सफल होंगे। इतना बड़ा देश है, कहीं भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए जो लॉकडाउन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, ट्रेन बंद हुई, बसें बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, लोग घरों में बंद रहे, इसका असर कितना हुआ यह पता लगने में वक्त लगता है। इसलिए पिछले महीने भर का उस सारी बातों का असर, उसका असेसमेंट आज सामने आया और इसलिए आज ये कहा जा सकता है कि कोरोना पर कंट्रोल पा लिया गया है। इसके कम्युनिटी स्प्रेड होने का जो चांस है अब बहुत कम हो गया है। और मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, यह इसलिए हो पाया कि लॉकडाउन को सरकारों ने सख्ती से इंप्लीमेंट किया। पुलिस ने और डॉक्टर्स ने मिलकर एक एक केस को, उनके कॉन्टेक्स्ट को ट्रेस किया, ढूंढ कर निकाला, टेस्ट कराए। अलग अलग इलाकों में डीएम्स ने, दूसरे अफसरों ने, सीएमओज ने जबरदस्त काम किया। मैं आपको बता दूं कि अगर लॉकडाउन न होता, केसेस की ट्रैकिंग न होती, लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स में इतनी बड़ी संख्या में न रखा जाता, तो अब तक कोरोना से इन्फेक्ट होने वालों की संख्या 1 लाख के पार होती। और अगर ये 1 लाख के पार होती तो इसे 10 लाख और 20 लाख तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता। थोड़ी देर में मैं आपको दूसरे मुल्कों के एग्जाम्पल देकर यह समझाऊंगा कि कोरोना वायरस कैसे देखते देखते मरीजों की संख्या बढ़ा देता है, कैसे वेंटिलेटर कम पड़ जाते हैं, कैसे आईसीयू फुल हो जाते हैं, कैसे डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं। यह भी समझना पड़ेगा कि 30 दिन के इस रास्ते में कई चैलेंजेस आए। किसी ने नहीं सोचा था कि तबलीगी जमात के लोग इतनी बड़ी संख्या में मरकज से निकलेंगे, 20 अलग अलग राज्यों में जाएंगे और उनकी वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन करना पड़ेगा। 40,000 लोग तबलीगी जमात की वजह से क्वारंटीन हुए। ये बड़ी फिगर है और पुलिस के लिए और डॉक्टर्स के लिए यह बड़ा चैलेंजिंग काम था। इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि इसमें धार्मिक भावना जुड़ी है। लेकिन यह हुआ और आप कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान बचा हुआ है। अगर वक्त रहते लॉकडाउन का फैसला लिया गया, इसकी वजह से आज हम राहत की सांस ले रहे हैं। ये समझदारी का फैसला था, एक्सपर्ट्स की सलाह से लिया गया फैसला था। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस की साइंस को समझकर प्लान करके यह फैसला लिया गया था। मैं तो कहूंगा कि देश की किस्मत अच्छी है कि संकट के इस समय में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वरना हम भी लाशों के ढेर पर खड़े होते और देश को बर्बादी से बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन हमारे देश की राज्य सरकारों का, मुख्यमंत्रियों का योगदान भी कम नहीं है। उनके प्रयासों की वजह से कोरोना पर कंट्रोल हम कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता का कंट्रीब्यूशन। पूरे देश ने लॉकडाउन में जबरदस्त तकलीफ उठाई और अभी तो 3 मई तक तो कम से कम ये तकलीफ और उठानी है। लेकिन पूरे देश में पिछले 1 महीने में अपना बिहेवियर बदला, व्यवहार का तरीका बदला और कोरोना से जंग को जनता की लड़ाई में बदल दिया। और यही जज्बा जारी रहा। इसी संयम से, इसी अंदाज से हम मिलकर लड़ते रहे तो हम इस महामारी को, इस वायरस को बहुत जल्दी पूरी तरह खत्म कर देंगे। और ये पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल होगा कैसे भारत की जनता ने इस वायरस को हराने का काम किया। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको कल देश की मस्जिदों में दिखाई देगा। कल से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। इस्लाम को मानने वालों के लिए यह साल का सबसे खास महीना है, पवित्र महीना है। रमजान के महीने में इबादत का खास महत्व है। पूरे महीने मुसलमान भाई बहन रोजे रखते हैं। मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज होती है। तरावी की तो खास जगह है। शाम को रोजा खोलने से पहले लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर तरावी की नमाज अदा करते हैं और इसके बाद एक साथ रोजा खोलते हैं, इफ्तार करते हैं। पूरे महीने बरसों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। देश भर में इफ्तार पार्टियां होती हैं। लेकिन इस बार वक्त बदल गया है। कोरोना के खतरे की वजह से रमजान के मुबारक महीने में वो रौनक दिखाई नहीं देगी। कल मस्जिदें खाली रहेंगी। मस्जिदों से अजान तो होगी, लेकिन नमाज और इफ्तार लोग अपने अपने घरों में करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान भाइयों ने यह फैसला
किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, जोर जबरदस्ती तो नहीं लिया। मुस्लिम समाज के लोग हालत को देख रहे हैं, खतरे को समझ रहे हैं। मैंने आज देश के कई बड़े बड़े मौलवियों से बात की। उन्होंने बताया कि प्रशासन के लोगों ने, पुलिस के अफसरों ने मुस्लिम धर्मों से बात की है, अलग अलग इलाकों में बात की है, और नतीजा ये हुआ कि देश भर के मुसलमानों ने तय किया कि कोरोना को हराने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब करेंगे। और इस बार रोजे के दौरान इबादत में कोई कमी नहीं होगी। बस फर्क इतना होगा कि इबादत, नमाज मस्जिद के बजाय घरों में होगी। सरकार की कोशिश है कि रमजान के मुबारक महीने में किसी को जरूरी चीजों की कमी ना हो, खाने पीने की चीजों की सप्लाई बराबर बनी रहे। जिन इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जो इलाके सील हैं, उन इलाकों में प्रशासन रोजेदार मुसलमान भाइयों के घर तक राशन पहुंचाने का काम करेगा। लोकल प्रशासन ने हर जगह फोन नंबर जारी किए हैं जिन पर फोन करके आप जरूरत का सामान घर पे मंगवा सकते हैं। चूंकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, इसका असर भी दिख रहा है। आज देश भर की मस्जिदों से ऐलान किया गया, लोगों से अपील की गई कि वो रमजान के दौरान मस्जिदों में न जाएं, घरों में ही नमाज पढ़ें, रोजा खोलते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर वालों के साथ ही घर में ही इफ्तार करें। रमजान के इस मुबारक महीने में भी हम लोगों को घर में रहकर ही रोजे रखने हैं, तरावी का एहतमाम करना है और इफ्तार भी घर ही में करना है। लिहाजा आप सबसे ये गुजारिश है कि वो लोग जो कि मस्जिद में पहले से रह रहे हैं, सिर्फ वही लोग मस्जिद में तरावी का एहतमाम करेंगे। बाकी तमाम लोग अपने अपने घर में ही तरावी पढ़ेंगे। उसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि अड़ोस पड़ोस से भी लोग एक घर में जमा न हो, बल्कि जितने लोग एक घर में रहते हैं वही लोग एक साथ तरावी का एहतमाम करें। और इस मुबारक महीने में इफ्तार भी सबको अपने अपने घर में ही करना है और इफ्तार के वक्त इस बात का खुसूसी एहतमाम करना है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस शहर से और इस मुल्क से कोरोना वायरस की बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। और ये वाकई में बड़ी बात है। जिस माइक से मस्जिद के मौलवी नमाज के लिए इकट्ठा होने के लिए अजान देते हैं, अब उसी माइक से ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि रमज़ान में भी नमाज के लिए मस्जिद में ना आए, घर में रहकर नमाज पढ़ें। रमज़ान के पाक महीने में दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से देश को बचाए। कल से इंशाअल्लाह रोज़ा रखा जाएगा, लेकिन सभी अहले ईमान मुसलमान तन्हा तन्हा अपने घरों में रहकर नमाज और इबादत करेंगे, रोज़ा रखेंगे, कहीं कोई भीड़ भाड़ न लगाएंगे, बिला ज़रूरत अपने घरों से नहीं निकलेंगे। कोरोना के मद्देनज़र इस बीमारी महामारी को देखते हुए आप हज़रात इसका लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, तन्हा तन्हा नमाज पढ़ें, कहीं कोई भीड़ भाड़ न लगाएं, बिला ज़रूरत अपने घरों से न निकलें। दिल्ली की एक मस्जिद ने तो नमाज की बात कुछ आगे बढ़ा दी। मस्जिद की तरफ से ऐलान किया गया कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो ज़रूरी है, साथ ही ये भी बताया गया इस दौरान खुद को साफ रखें, सुरक्षित रखें और कैसे रखें। मस्जिद के मौलाना ने अपील करते हुए कहा कि साबुन और सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोते रहें, साथ ही इफ्तार में भी आस पड़ोस के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर के लोगों के साथ ही इफ्तार करके रोजा खोलें। इस बार अंदर नहीं गया पहला रोजा शनिवार का पड़ेगा, 25 तारीख होगी। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी नमाज तरावी और इफ्तार का इंतजाम अपने घर पर ही करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और सैनिटाइजर से और साबुन से अच्छी तरीके से हाथ साफ करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और प्रार्थना करें, दुआ करें कि जल्द अज जल्द मालिक इस बीमारी का खात्मा पैदा फरमाए। इफ्तार का इंतजाम भी अपने घरों पर करें और अपने घर के अफराद को ही शामिल रखें, किसी बाहरी इंसान को शामिल न रखें। जिस तरह का ऐलान मस्जिदों से हो रहा है, जिस तरह की बातें मौलवी बता रहे हैं, जिस तरह से लोगों को अचानक जागरूक किया जा रहा है,
जिस तरह लोगों से अपील की जा रही है उसका असर तो होगा। इलाके के लोगों पर मस्जिद के मौलवी की बात का असर बड़े बड़े नेताओं और अफसरों की बात से ज़्यादा होता है। इलाके के लोग मौलवी की बात मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। हालांकि सिर्फ मस्जिदों से नहीं, देश के बड़े बड़े मौलाना, देश के बड़े बड़े आलिम, मुस्लिम स्कॉलर इस बात की अपील कर रहे हैं कि इस बार रमज़ान के दौरान एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस वक्त जैसा माहौल है, कोरोना का जो खतरा है, उसे देखते हुए घर में नमाज पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तभी खुद को कोरोना से बचा पाएंगे और इस वायरस को फैलने से बचा पाएंगे। नमाज तरावी फर्ज नहीं, सुन्नत मौक़िदा है। इसलिए आज तरावी लोग अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि घर में भी इज्तिमा ना हो। अगर एक घर में 2 या 3 हुफ़ाज़ हैं तो बेहतर ये होगा कि एक कमरे में एक हाफिज तरावी पढ़ाएं जिसमें 2 या 3 या 4 लोग हों, और दूसरे कमरे में दूसरे हाफिज तरावी पढ़ाएं। तो इससे मैं समझता हूँ कि एहतियात के तौर पर हम इस वायरस को फैलने से रोक पाएंगे। ऐसा ना हो कि आस के पड़ोस के लोगों को बुलाकर आप तरावी में शामिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सब के लिए नुकसानदेह। इस वायरस को ख़त्म करने में जब तक आवाम का ताउन नहीं मिलेगा, उस वक्त तक इस वायरस को ख़त्म करने में हम कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं आपको मौलाना इब्राहिम देवला की बात सुनवाता हूँ। उन्होंने भी अपील की है कि मुसलमान भाई बहन सरकार के निर्देशों का पालन करें और जैसा सरकार कहती है वैसा करें। रमज़ान की इफ्तारी और तरावी में ज़्यादा लोग जमा ना हों। आजकल जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के, उसकी वजह से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को एक तो हुकूमत के कानून के पूरे पाबंद रखें, और जैसे हुकूमत की हिदायत है कि ज़्यादा मजमा जमा ना हो इफ्तारी के मौके पर भी, दूसरे मौके पर भी, और जैसे हुकूमत की हिदायत है उसी के मुताबिक अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, अपने घरों में इबादत करें। गरज ये कि जैसे हमको हिदायत दी गई है उसी के मुताबिक पूरे रमज़ान को अच्छी तरह अदा करें, रमज़ान के अमाल को भी अच्छी तरह करें, अपनी इबादत, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह ताला से दुआएं, इसको भी अच्छी तरह से अदा करें, और जो हिदायतें हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं उसका भी पूरी तरह पालन करें, अपने आप को उसका पाबंद करें, क्योंकि इसमें हमारी भी सलामती है, हमारे काम की भी हिफाजत है। मैं आपको बता दूं कि मौलाना इब्राहिम देवला भी तबलीगी जमात से जुड़े हैं। बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। मुसलमान भाई बहन इनकी बात पर यकीन करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। जरा सोचिए कि एक ये तबलीगी जमात के नेता हैं और एक मौलाना मोहम्मद साद हैं जो इस तरह की अपील करने के लिए भी अभी बाहर नहीं आए हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। खैर, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है कि वो रमज़ान में घर पर रहकर नमाज़ पढ़ें, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जो किसी के बस में नहीं होते। मेरी तरफ से, पूरे इंडिया टीवी के परिवार की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप पर रहमत बरसाए, रमज़ान में आपकी इबादत इन मुश्किल हालात से दुनिया को जल्दी राहत दिलवाए। और इस जंग में आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश मिलकर ये जंग लड़ रहा है। शहरों की बात तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन गाँव में लोगों ने जिस जज्बे से लॉकडाउन का पालन किया उसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हालात काबू में आ रहे हैं। आज पंचायती राज दिवस है, गांवों का दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश ने मिलकर सीमित संसाधनों में कोरोना का मुकाबला किया है वो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं।
किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उससे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि देश के लोगों ने मिलकर देश को कोरोना से बचाने का काम किया है और जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक्सपर्ट कहते हैं कि हमने काफी हद तक कंट्रोल पा लिया है। लेकिन लोग हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग गांव में बसते हैं, गांव में लॉकडाउन कैसे होगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब लोग क्या समझेंगे। लेकिन एक बार फिर गांव देहात के लोगों ने सबको गलत साबित कर दिया। जब शहरों के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ रहे थे, उस वक्त गांव वालों ने शहरों से वापस पहुंचे लोगों को गांव के बाहर रोक दिया, वहीं उनके खाने पीने का इंतजाम किया और कोरोना के लिए भी लक्ष्मण रेखा गांव के बाहर खींचती थी। लेकिन चुनौतियां भी बाकी है, लड़ाई अभी लंबी है। माइग्रेंट लेबर, गरीब मजदूर अपने घरों से दूर हैं, मुश्किल हालात में जिंदगी काट रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं दूसरे शहरों में लॉकडाउन में हैं, अपने घर जाने को तड़प रहे हैं। कितने सारे मरीज हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, अपने इलाज का, अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। छोटे व्यापारी चिंता में, उनके व्यापार का क्या होगा, फैक्ट्रियां कब खुलेंगी। लेकिन अगर हमने इन सब चीजों के बारे में सोचा होता, अपने लोगों की जान बचाने के बजाय व्यापार, बिजनेस, रोजगार के बारे में सोचा होता, तो हमारी हालत दूसरे मुल्कों जैसी होती, अमेरिका जैसी होती, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचा, लोगों की जान की परवाह नहीं की। अमेरिका का हाल मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि वहां किस तरह से लोग हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं, कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं, डॉक्टर्स के पास किट्स कम है, वेंटिलेटर कम है और लोग हैरान हैं कि अमेरिका में ऐसा कैसे हो सकता है। अमेरिका की फिगर्स आज भी डराने वाली है। अमेरिका में करीब 9 लाख कोरोना केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है। अकेले न्यूयॉर्क में 2,68,000 केसेस हैं और यहां 20,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मरने वालों में बड़ी संख्या में नौजवान हैं। अमेरिका के लोगों ने मौत का ऐसा खौफ, मौत का ऐसा तांडव कभी देखना तो दूर, इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन फ्रीजिंग वैन्स में कभी मीट सप्लाई किया जाता था, अब उन ट्रकों में लाशों को ढोया जा रहा है। हॉस्पिटल की मॉर्चरीज भर गई हैं, लाशों को रखने की जगह नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर ट्रकों में लाशों को रखा जाता है और रात के वक्त एक के बाद एक दर्जनों ट्रक लाइन लगाकर लाशों को लेकर ग्रेवयार्ड के लिए निकलते हैं। ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, सुनसान पड़े आइलैंड्स पर मास ग्रेव्स में लाशों को दफनाया जा रहा है। अमेरिका ने एक ही गलती की थी, खतरे को देर से समझा और लॉकडाउन में देर कर दी। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में हमने जल्दी लॉकडाउन किया, वक्त रहते किया, इसका फायदा हुआ। और ये कैसे हुआ, इसका अंदाजा आपको तब हो जाएगा जब आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे। फ्रांस में 16 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। उस दिन फ्रांस में कोरोना के 6,000 से ज्यादा केसेस थे। तब तक वायरस कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच चुका था, देर हुई। इसलिए फ्रांस में अब 1,58,000 केसेस हैं, करीब 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
स्पेन के फिगर्स आपको बताता हूं, देरी हुई। स्पेन ने 28 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया, तब तक कोरोना के 73,000 मरीज सामने आ चुके थे, 73,000। स्पेन में अब 2,20,000 केसेस हैं, 22,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली का एग्जांपल लें, लॉकडाउन हुआ था 10 मार्च को, लेकिन तब तक वहां कोरोना के 10,000 मरीज सामने आ चुके थे, इसलिए लॉकडाउन से उतना फायदा नहीं हुआ। अब इटली में 1,90,000 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं और 25,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 24 मार्च को लॉकडाउन का फैसला हुआ था, इस दिन वहां 8,000 केसेस थे, लेकिन अब 1,48,000 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं और करीब 19,000 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मरीजों की संख्या के बढ़ने का इंतजार नहीं किया। मोदी ने हिम्मत दिखाई, 25 मार्च से लॉकडाउन जारी कर दिया और उस वक्त देश में सिर्फ 650 कोरोना के केसेस थे। जल्दी लॉकडाउन का असर यह हुआ कि एक महीने बाद आज के दिन हम कह सकते हैं कि अब भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 23,000 के करीब है, जो कंट्रोल में है, और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 700 है। यानी दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने पहले ही लॉकडाउन का फैसला लिया, जिसकी वजह से केसेस कम हुए, कैजुअलिटी भी कम हुई। लॉकडाउन का फैसला जल्दी लेने से भारत को क्या फायदा हुआ? भारत ने कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे मुल्कों के मुकाबले कैसे लीड लिया, ये डिटेल में मैंने आपको बताया है। एक महीने की फिगर्स से मैंने कंपेयर किया है। अब जो मैं कहने वाला हूं उस बात को जरा ध्यान से सुनिए। बड़े बड़े मुल्कों ने जब देर से फैसले लिए तो कैसे उन्होंने अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया, उनकी मौत के जिम्मेदार बने। हमारे देश में जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन देश में कोरोना के 650 मरीज थे। अगर हम अमेरिका, स्पेन, इटली, इन देशों में कोरोना के मरीजों का ग्राफ उस दिन से कंपेयर करें जिस दिन इन देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या 650 थी, तो भारत और इन देशों में कोरोना के फैलने की रफ्तार का अंतर आपको समझ आएगा। 25 मार्च को हमारे देश में लॉकडाउन लगा था और अगले 21 दिन में यह फिगर 15 गुना बढ़ गई, जबकि अमेरिका में इतने ही वक्त में 21 दिन में मरीजों की संख्या 234 गुना बढ़ गई थी। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूं। 25 मार्च को भारत में 659 केस थे, 21 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को 10,000 केसेस हुए। अमेरिका में 650 केस सामने आने के बाद 21 दिन में यह संख्या बढ़कर 1,65,000 को पार कर गई। इसी तरह स्पेन में जिस दिन 650 मरीज थे उसके अगले 21 दिन में 80,000 मरीज डिटेक्ट हुए। इटली में 21 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 650 से बढ़कर 41,000 हो गई। फ्रांस में भी फिगर करीब 650 से बढ़कर 33,000 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन भारत में लॉकडाउन लगने के बाद 21 दिन में संख्या 650 से बढ़कर सिर्फ 10,000 तक पहुंची। यानी इतने बड़े मुल्कों में, ताकतवर मुल्कों के मुकाबले भारत ने कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल में रखा है। एक और फायदा यह हुआ कि भारत में लॉकडाउन के शुरुआती 12 दिन में हर चौथे दिन कोरोना मरीजों का नंबर डबल हो रहा था, लेकिन अब हर 10 दिन में डबल हो रहा है और यह लॉकडाउन की बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों के मन में आशंका है कि भारत में टेस्ट कम हो रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि जब बड़ी संख्या में लोगों की जांच होगी, टेस्ट होंगे तो मरीजों की संख्या बढ़ेगी, ऐसे लोगों को मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं फिगर्स के साथ, यह आशंका निराधार है, यह शक बेबुनियाद है। जब हमारे देश में 1,000 टेस्ट रोज हो रहे थे उस वक्त करीब 4% सैंपल पॉजिटिव आ रहे थे। अब रोज 40 से 50,000 टेस्ट हो रहे हैं, तब भी पॉजिटिव मामलों की संख्या 4% से कम है। यानी टेस्ट बढ़े हैं, मरीजों की तादाद का परसेंटेज नहीं बढ़ा है। इसकी एक ही वजह है, सरकार ने प्लानिंग के साथ टेस्ट किए, एक स्ट्रेटेजी के साथ टेस्ट किए। भारत में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 23,000 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, ब्रिटेन में 5 लाख लोगों के टेस्ट हुए, उस वक्त देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी थी? अमेरिका में 26 मार्च तक कोरोना वायरस को लेकर 5 लाख टेस्ट हुए और 5 लाख में से 80,000 कोरोना के कंफर्म केसेस थे। यानी भारत में 60,000, भारत में से 3 गुना ज्यादा।
इसी तरह इटली में 31 मार्च तक 5 लाख टेस्ट हो चुके थे, वहां 1 लाख कोरोना के केस डिटेक्ट हो चुके थे। ये फिगर भारत से 80,000 ज्यादा है, करीब 4 गुना है। ब्रिटेन में 20 अप्रैल को 5 लाख टेस्ट पूरे हुए, तब वहां कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,20,000 थी, यानी भारत से 1 लाख केसेस ज्यादा डिटेक्ट हुए। अगर टर्की से कंपेयर करें तो 16 अप्रैल को टर्की में 5 लाख टेस्ट पूरे हुए, जबकि उनके यहां भी अमेरिका की तरह 80,000 केसेस डिटेक्ट हुए, यानी टर्की में भी 5 लाख टेस्ट के बाद भारत से 60,000 ज्यादा केसेस सामने आ चुके थे। बताया कि अमेरिका हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, इन सभी देशों ने लॉकडाउन करने में देर की। इसकी वजह यह थी इन मुल्कों में कोरोना का आउटब्रेक हुआ। हमारे देश में लॉकडाउन का फायदा हुआ है, कोरोना कंट्रोल में खतरा कम हुआ है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। ये लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। अभी आधी जंग जीती है, सिर्फ इतना तय हुआ है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो सही है। अगर इसी दिशा में चलते रहे तो लाभ होगा। अगर एक भी कड़ी टूटी, एक भी गलती हुई तो कोरोना फिर से हावी हो सकता है, फिर खतरा और बड़ा होगा। इसलिए संभल कर रहना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, इसका एक अंदाजा आज अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ने दिया। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 2800 से ज्यादा केसेस हैं और सिर्फ अहमदाबाद शहर में 1,821 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। बहुत बड़ी फिगर है अहमदाबाद शहर के लिए। आज अहमदाबाद में कोरोना के 161 नए मामले सामने आए, लेकिन आज अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा ने जो बात कही उसने डरा दिया। विजय नेहरा ने कहा कि अहमदाबाद में कोरोना केसेस का डबलिंग रेट इस वक्त 4 दिन है, यानी शहर में 4 दिन में कोरोना के केसेस डबल हो जाते हैं। अगर यही रेट जारी रहता है तो 15 मई तक अहमदाबाद में कोरोना के 50,000 और 31 मई तक 8 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं। 17 अप्रैल न रोज टोटल 600 केस था। अहमदाबाद में 17 अप्रैल को कोरोना के 600 केस थे। 20 अप्रैल यानी 3 दिन में ये केस डबल होकर 1200 से ज्यादा हो गए, यानी 17 से 20 के बीच हमारा केस डबलिंग रेट 3 दिन का था। हम इसे रोकने पर मेहनत कर रहे हैं। इसकी वजह से कोरोना केस का डबलिंग रेट 3 से 4 दिन हुआ है, यानी पहले 3 दिन में केस डबल हो रहे थे, अब 4 दिन में। फिलहाल अहमदाबाद में कोरोना केस का डबलिंग रेट 4 दिन है। भारत सरकार और गुजरात सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं, अगर उसी के हिसाब से हम आकलन करें तो 15 मई तक अहमदाबाद में करीब 50,000 केस होंगे और 31 मई तक 8 लाख केस होता है। जो केस डबलिंग रेट 4 दिवस नु रहे तो अहमदाबाद एक बड़ा मेट्रो सिटी है, अहमदाबाद इंडस्ट्रियल हब है, लाखों मजदूर यहाँ काम करते हैं। ऐसे में म्युनिसिपल कमिश्नर का ये कहना कि 31 मई तक अहमदाबाद में कोरोना के 8 लाख मरीज हो सकते हैं, डराने वाला था। इस बयान का असर हुआ, पैनिक हो गया। और जब म्युनिसिपल कमिश्नर को इस गलती का एहसास हुआ तो विजय नेहरा ने सफाई दी। पहले ट्वीट किया और बाद में हमारे संवाददाता निर्णय कपूर से बातचीत में कहा उनका प्रोजेक्शन 4 दिन में डबलिंग रेट के हिसाब से था, लेकिन अगर कुछ दिनों में नगर निगम ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए काम किया, डबलिंग रेट को हम 8 दिन तक ले आए हैं और इसे 10-11 दिन तक ले जाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत ही वॉर फुटिंग पे केसों को सामने से ढूंढ निकाल कर संक्रमण की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया है। यदि जो काम हमने किया है वह नहीं किया गया होता तो ऐसी खराब परिस्थिति हो सकती थी कि 15 मई या मई के आखिर तक बहुत बड़ी संख्या में केसेस हो जाते। परंतु बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमने समय रहते तैयारियां शुरू की, समय रहते प्रोएक्टिव सर्वेलेंस किया और केसों को सामने से ढूंढ निकालकर उनको आइसोलेट कर दिया है। इसलिए जो 17 अप्रैल से 20 अप्रैल 3 ही दिन में हमारे केस डबल हो रहे थे। केस डबलिंग रेट उस समय 3 दिन की थी। 20 तारीख के बाद 4 दिन 5 दिन हुई और अब मेरा मानना है कि ऑलरेडी हम 7-8 दिन की केस डबलिंग रेट पर आ गए हैं। आपकी केस डबलिंग रेट 4 दिन है, 8 दिन है या 10 दिन है, इसके कारण कुल केसों की संख्या में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। जिन देशों में, खास करके यूरोप में, अमेरिका में, जहां डबलिंग रेट 3 दिन या 4 दिन की रही है, वहां लाखों में केस पहुंच गए हैं। अहमदाबाद में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
चलिए, अच्छी बात है कि विजय नेहरा साहब ने क्लैरिफाई कर दिया, वरना तो उन्होंने डरा ही दिया था। और उन्होंने ये बता दिया कि हालत उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि अगर हम नहीं संभले तो हालात ऐसे हो सकते हैं, जिसकी आशंका अहमदाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर ने जताई। और कोई नहीं चाहेगा कि देश में ऐसे हालात हों, इसलिए सबको मिलकर कोरोना की इस चेन को ब्रेक करने की लड़ाई को लड़ते रहना है। अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। चिंता की बात यह है कि देश के कई शहरों से रोज़ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो डराती हैं, आशंका पैदा करती हैं, खौफ पैदा करती हैं। और हैरानी की बात है कि लॉकडाउन को तोड़ने की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें उन शहरों से आती हैं जो पहले से ही कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट की संख्या 7,000 के पास पहुंचने वाली है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,000 से ज्यादा पहुंच गई है। कितनी चिंता की बात है। वहां भी लॉकडाउन को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग सीरियस नहीं है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मुंबई के शिवाजी नगर इलाके की है। इस इलाके में लोग बड़ी संख्या में रमजान की खरीदारी करने निकल पड़े। मुंबई में वही इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं जहां घनी आबादी है। इसके बावजूद लोग बेफिक्र होकर बाहर निकले। जब हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने खरीदारी के लिए निकले लोगों से पूछा कि कोरोना के इतने खतरे के बावजूद वो बाहर क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से घर के अंदर रहना मुश्किल हो रहा है। सर, लॉकडाउन तो है, लेकिन फिलहाल ये छोटी सी बस्ती है जहाँ लोग छोटे छोटे घर है, एक घरों में 8 से 10 लोग रहते हैं। और इतनी गर्मी है कि लोग कहाँ जाएं, अपने घरों के मोहल्ले के बाहर खड़े हैं। और कल से रमजान भी चालू है, खरीदारी के लिए भी लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। सही बात है ना, सही। छोटे छोटे घर हैं, तकलीफ तो होगी ना, गर्म इतना हो रहा है, तो बाहर नहीं निकलेंगे, घर में घुस के बैठेंगे तो उबल जाएंगे उसमें। लेकिन ये आप लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, आपके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो घर में रहना और खतरनाक है। तकलीफ तो होगी, लेकिन खतरे को भी समझना पड़ेगा। कोरोना से नहीं बल्कि गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि जो सामान बाजार से आप लेने जा रहे हैं उसके साथ कहीं कोरोना वायरस घर ना ले आए। मैंने कई बार कहा, कोरोना वायरस को जब तक आप लेने नहीं जाएंगे तब तक कि आपके घर में नहीं आएगा। दिल्ली के कुछ इलाकों में भी इस तरह की तस्वीरें आई। यहाँ भी लोग रमजान की खरीदारी के लिए ऐसे निकल पड़े जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई आदेश ही ना हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चांदनी चौक इलाके की हैं। दिल्ली में कोरोना पेशेंट की तादाद 2,500 के आसपास पहुंच गई है। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोग अब भी बेखौफ होकर खरीदारी में जुटे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। चांदनी चौक रेड जोन है, यानी यहाँ खतरा सबसे ज़्यादा है। इलाके ऐसे हैं जहाँ तंग गलियाँ हैं और इन छोटी छोटी गलियों में सोशल डिस्टेंसिंग रखना वैसे भी मुश्किल होता है। इसके बाद भी लोग बेफिक्र होकर सामान खरीदने में टूट पड़े जैसे कोई नॉर्मल दिख रहा है। दिल्ली के जाकिर नगर में भी इसी तरह की भीड़ दिखाई दी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कादरी मस्जिद एरिया की है। सैकड़ों लोगों की भीड़ तंग गलियों में खरीदारी के लिए निकली। पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, शायद लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग निश्चिंत होकर खरीदारी में लगे हैं। लॉकडाउन के वायलेशन की तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर से भी आई। कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन ने मास्क पहनना कंपलसरी किया हुआ है। सब्जी बेचने में भीड़ ना हो इसके लिए बिक्री का वक्त रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक है, लेकिन रात को भी यहाँ खरीदारों की भीड़ उमड़ी। कल रात 10 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों पर हल्का लाठीचार्ज किया। भरतपुर में कोरोना के 107 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है और इसकी तस्वीरें सब्जी मंडी में देखने को मिली। पुलिस ने एक्शन लिया, 20 लोगों को गिरफ्तार किया। अफसर कह रहे थे कि अगर अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो दुकानदारों के लाइसेंस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। यूपी के शामली का हाल मैं आपको दिखाता हूं। 22 मार्च को नवाब कुरैशी नाम के शख्स की बेटी का निकाह होना था, लेकिन दूल्हे की तरफ से जनता कर्फ्यू की वजह से बारात लाने से इनकार कर दिया गया। बस इसी बात को लेकर कुरैशी बिरादरी ने पंचायत बुलाई और पंचायत में खूब भीड़ जुटी।
4 साल के लिए दूल्हे को और उसके पक्ष वालों को उनका हुक्का पकवानी बंद करने का फरमान सुना दिया गया। पंचायत का फैसला तो खैर आपसी झगड़ा था, लेकिन इस दौरान जो भीड़ जुटी उसका वीडियो देखकर पुलिस परेशान हो गई। तुरंत जांच की गई और लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाना भवन क्षेत्र में कस्बा जलालाबाद में रात में एक घर में भीड़ के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर इसकी जांच की गई। उक्त पंचायत में उपस्थित 34 लोगों को चिन्हित कर लॉकडाउन उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। उनमें से 28 लोगों को गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। यूपी के शामली में तो पंचायत ने लॉकडाउन का वायलेशन किया, लेकिन राजस्थान के कोटा में एक पुलिस अधिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। महावीर नगर थाने के एसएचओ पवन मीणा की जयकारा लगाते हुए जुलूस निकाला गया। एसएचओ को माला पहनाकर दर्जनों लोग उनके साथ चलने लगे, जबकि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। पुलिस के जयकारों जिंदाबाद के नारे लगते रहे। हैरानी की बात है कि जुलूस कोरोना वायरस का सम्मान करने के लिए निकाला गया। लोगों का कहना है कि डॉक्टर और पुलिस वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो कोरोना वॉरियर हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। जागरूकता अभियान के लिए जुलूस निकाला गया, लेकिन इस दौरान ये लोग भूल गए कि कोरोना वायरस का सम्मान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर इस तरह जुलूस निकालने से नहीं होगा, बल्कि वो घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो वाकई में वो कोरोना वॉरियर का सम्मान कर पाएंगे। पुलिस अफसर नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाने में नेता भी पीछे नहीं है। आज नागपुर में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र मुलक ने गरीब और जरूरतमंदों को राशन बांटने का फैसला किया। काम तो अच्छा था, लेकिन गलती कर दी। अपने कार्यक्रम में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए। कांग्रेस नेता खुद तो मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में से न किसी के मुंह पर मास्क था और न किसी ने 2 गज की दूरी बनाए रखने का ख्याल किया था। और नियम कानून की अनदेखी करने की शर्मनाक तस्वीरें कर्नाटक से भी आई। दावणगेरे में आशा वर्कर्स को राशन किट बांटने पहुंचे बीजेपी के एमएलए रेणुकाचार्य ने आशा वर्कर्स को राशन किट देने के लिए एक कम्युनिटी हॉल में बुलाया, लेकिन किट देने से पहले जब उन्होंने आशा वर्कर्स को एड्रेस किया तो उस वक्त हॉल खचाखच भरा था। सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक नाम नहीं था। बाद में वो सफाई देने लगे, कहा कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी, और फिर कान पकड़ के माफी मांगी, कहा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इस एमएलए ने जो किया उस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर कानून बनाने की, कानून का पालन करने की जिम्मेदारी है, वो लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आम जनता से आप कैसे अपेक्षा करेंगे? पुलिस वालों का जुलूस निकाला जाए, नेताजी भीड़ इकट्ठी करें और दूसरों को उपदेश देते रहें, ये कैसे चलेगा? लॉकडाउन का वायलेशन करने वालों को सबक सिखाने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। सब लोग को चिंता रहती है माइग्रेंट लेबर्स की, ऐसे लोग जो मजदूर हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं। इनके बारे में एक बड़ी खबर मेरे पास में है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो गरीब मजदूर देश के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें वापस उनके घर तक पहुंचाने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को उन मजदूरों को वापस लाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाने को कहा है। ये मजदूर जो दूसरे राज्यों में 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड को पूरा कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य प्रदेशों के बारे में एक योजना भी बनाने का निर्देश दिया है, जहां अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। प्रदेश की सीमा तक ऐसे लोगों को कैसे लाया जाएगा और फिर इनको कैसे क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाएगा और शेल्टर होम्स और आश्रय स्थलों को
कैसे हम सैनिटाइज करेंगे, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। और 14 दिन की संस्थागत क्वारंटाइन हमारे प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो अगर पूरा करते हैं तो उनको भी अपने अपने गंतव्य तक होम क्वारंटाइन ले जाने के लिए भी उन्होंने निर्देश आज दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के संकट के वक्त जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किया है वो काबिल तारीफ है। इतना बड़ा राज्य है, 17 करोड़ लोग हैं, अमेरिका से आधी आबादी वाला ये एक प्रदेश है, लेकिन हालत कंट्रोल में है। मरीजों की संख्या सिर्फ 1621 है और आज गाजियाबाद और लखनऊ में कोई नया केस नहीं मिला। यूपी में कोरोना के कंट्रोल में रहने की वजह यह है कि योगी ने काफ़ी सोच समझकर फैसले किए, वक्त पर हॉटस्पॉट की पहचान की, वहाँ पाबंदी लागू की। पहले उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे स्टूडेंट्स को घर पहुंचाया, अब मजदूरों को वापस लाने का प्लान बना रहे हैं। इन मजदूरों को घर लाकर भी 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। ऐसे मजदूरों के खाने पीने के लिए सरकार 1000 रुपये और राशन किट देगी और उनको रोजगार कैसे दिया जाए इसका प्लान भी बनाया गया है। सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिन लोगों को अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उन्हें सबक सिखाने के लिए नए नए तरीके भी पुलिस ढूंढ रही है। अब तमिलनाडु की पुलिस ने यह तरीका ढूंढा है। ये वीडियो आप देखेंगे आपको हंसी भी आएगी। ये तमिलनाडु के तिरुपुर का है। 3 लड़के बाइक पर आ रहे थे बिना मास्क लगाए और ये लोग कई नियम एक साथ तोड़ रहे थे और कार में भी 2 लोगों को बैठने को कहा गया, लेकिन ये 3 लड़के एक बाइक पर थे, बिना मास्क के निकले। पुलिस ने इन्हें रोका और एक ऐसी एम्बुलेंस में डाल दिया जिसमें एक कोरोना का डमी मरीज था। यानी एम्बुलेंस में एक शख्स को लटाया गया था, उसको कोरोना वायरस तो नहीं था लेकिन उसे इस मरीज की तरह रखा गया था। तो फिर इन बहादुर लड़कों की क्या हालत हुई ये आप देखिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बातें मैंने इस वीडियो के बारे में पढ़ी हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस किसी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर सकती है, अगर सिखाने के लिए भी सबक सिखाना है तो भी पुलिस इस तरह किसी को पकड़कर वैन में कैसे डाल सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये असलियत में नहीं हुआ है, ये पुलिस ने वीडियो बनाया लोगों को सबक सिखाने के लिए कि अगर आप पालन नहीं करेंगे नियमों का तो आपके साथ ये भी हो सकता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है और वाकई में इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब पुलिस बार बार समझाती है, सरकारें समझाती हैं, लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहते हैं, अगर तब भी आप नहीं करेंगे तो फिर आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में क्या हुआ, वहां के वज़ीर आज़म कैसे अल्लाह से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। जब पूरी दुनिया में मस्जिदें बंद हैं, मक्का मदीना में, तो पाकिस्तान में रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज करने का फैसला किया गया है और कहा गया कि अल्लाह से कोरोना से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाएं, दुआ मांगें। इमरान खान भी यही कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के बड़े मौलाना के साथ टीवी पर रो रहे हैं और मौलाना रोते रोते अल्लाह से बीमारी को भगाने की दुआ कर रहे हैं। वजह यह कि पाकिस्तान के पास कोरोना से लड़ने के लिए न मशीनरी है, न अस्पताल है, न डॉक्टर्स हैं और न विल। इसलिए इमरान खान ने पाकिस्तान के एक बड़े मौलाना से अपील करवाई। मौलाना ने अल्लाह से दुआ की है कि अब बहुत हो गया, कोरोना को दुनिया से काफूर कर दो, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दो। इस बड़ी आफत में हम कसूरवार हैं, हम इससे नहीं लड़ सकते। या अल्लाह, हम तो
मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते। ये तो बहुत बड़ी आफत है। मेरे अल्लाह तू दूर कर दे या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला दूर कर दे। अपने महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे या अल्लाह। हमारे पास कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा। तू ला मकान वाला ज़मान है, तो आने जाने से पाक है। ये हमारी अहमकाना फरियाद है। आजा मेरे मौला। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। या अल्लाह तेरे आने से काम बनेगा, इसे हटा दे सब। या अल्लाह, जिन चीज़ों से तू नाराज़ होता है, मुझसे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी बारगाह में तौबा करता। उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार बनता। या अल्लाह, मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे, मैं तो टीवी पे नजर आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, जवान घरों में बैठे रो रहे हैं, यार उनके आंसू तो पाकीज़ है और आंसू तुझे बड़े पसंद। मेरे मौला, फकीरों की तो फैल, गरीबों की तो, बूढ़ों की तो फैल, अपने उन नेक बंदों की तो फैल जो रातों को तुझे याद करते हैं, जिनके दामन गुनाहों से साफ है। ऐसे बंदों से हमारा देश भरा हुआ है, खाली नहीं है यार, लेकिन अक्सर तो हम नाफरमान हैं। या अल्लाह, तू हमें माफ़ करके इस आफत को टाल दे, इसका इलाज हमें दे दे, या अपने गैब से इसको हटा दे। तू हर चीज़ पर कादिर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में वाकई में कितने बुरे हालात हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 11,000 तक पहुंच चुकी है। इमरान खान ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन लोग उनकी बिल्कुल नहीं मान रहे। बड़े बड़े मौलाना मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर अड़े हुए हैं और इमरान के सामने, उनके सामने झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की, ज़रूरत है घर पर रहकर नमाज पढ़ने की, लेकिन इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है। जब जब ऐसे हालात होते हैं, ज़रूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की, एक ऐसे लीडर की जिसकी बात देश सुने। और नरेंद्र मोदी की बात देश ने सुनी। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ, उनकी सरकार की तरफ देख रही है। पंकज भार्गव के साथ देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि मोदी की सरकार ने कोरोना से लड़ने का जो प्लान बनाया वो कितना सक्सेसफुल रहा, और वो कौन सी तारीख है जब कोरोना का ग्राफ डाउन होने लगेगा, और क्यों दुनिया आज इसे मिसाल के तौर पर देख रही है।